आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय का 6ठा अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पहले भाग में हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और विभिन्न जो लक्षण है या जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के समरूप घटने वाली जो रासायनिक परिवर्तन के दौरान घटने वाली जो घटनाएं हैं वो कौन सी हैं, ये हमने पढ़ा वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से जाना कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उनमें किस प्रकार से रंग परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, या फिर उनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है। इन सब के बाद ये जो तीसरा और इस पाठ का अंतिम वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ विशेष छोटे छोटे दैनिक जीवन में होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन है जो हम प्रतिदिन देखते हैं, उनके उदाहरणों को फिर विस्तार से पढ़ेंगे और उनके होने के कारण को और किस प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तन है ये जानने की प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बार फिर मैं परिभाषा दे देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये पहले 2 बार वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बताया है। जब भी किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनेगा, हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो यहाँ कुछ उदाहरण यहाँ हमारे दैनिक जीवन के सबसे पहले जैसे है कि हमारा बासी भोजन है। बासी भोजन से दुर्गंध का आना, भोजन से दुर्गंध का आना। जब भोजन को बासी रखा जाता है तो उसके अंदर जीवाणु पनप जाते हैं। ठीक है, ये जो जीवाणु होते हैं ये जीवाणु अम्ल विमोचित करते हैं। ये जो अम्ल होता है ये भोजन को खराब कर देता है और इस प्रकार से बासी भोजन में से खट्टी बदबू आना शुरू हो जाती है। यह किसके कारण होता है? जीवाणुओं के द्वारा उत्सर्जित किए हुए अम्लों के कारण होता है। कभी कभी ये भोजन में विद्यमान वसा और प्रोटीन के साथ क्रिया करके ये अम्ल कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो विषाक्त हो जाते हैं, जिसे हम भोजन विषाक्तता भी या खाद्य विषाक्तता भी कहते हैं। तो एक तो ये हमारा बासी भोजन में दुर्गंध आना, ये कौन सा हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है हमारा कि हम देखते हैं कि हमने सेब को काट दिया। सेब को काटने के बाद सेब को काटने पर जो से इसका रंग क्या जाता है? भूरा हो जाता है। इसका रंग क्या जाता है? भूरा हो जाता है। सेब के अंदर एक फिनोलिक नाम का एक सब्सटेंस होता है, फिनोलिक पदार्थ होते हैं। ये फिनोलिक पदार्थ जब हम काटते हैं वायु के साथ क्रिया करके, जब कटे हुआ भाग वायु के संपर्क में आता है तो उसके बाद ये पॉलीफिनोलिक नाम का एक यौगिक बनाते हैं। इस यौगिक के बनने के कारण जो होता है सेब का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। आपने देखा होगा ना, सेब को काट के रखा आपने, थोड़ी देर के बाद क्या सेब के ऊपर एक भूरे परत जमना शुरू हो जाती है। ये एक उसमें पाए जाने वाले फिनोलिक पदार्थ के पॉलीमराइजेशन की वजह से होता है, यानी फिनोलिक पदार्थ से पॉलीफिनोलिक पदार्थ बनना। इसी का दूसरा एक ऐसा ही मिलता जुलता उदाहरण है कि जब कटे हुए आलू का काला होना, कटे हुए आलू का काला होना। जो आलू होता है उस आलू के अंदर क्या होता है? स्टार्च नाम का पदार्थ होता है। ठीक है, जब हम आलू को काटते हैं तो स्टार्च जब वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है कि ये अपने आप ये ऑटो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, यानी विघटित होना शुरू हो जाता है और ये ग्लूकोज नाम की इकाई बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक नया पदार्थ बना। आलू क्या है? स्टार्च है और ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट वायु के संपर्क में आने पर एकल इकाई में टूट जाता है। ये जो एकल इकाइयां हैं ग्लूकोज का बढ़ना, इन्हीं के कारण जो कटा हुआ आलू वो है काला हो जाता है। तो इस प्रकार जो है आलू का कटना भी क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कटने से पहले आलू क्या था? स्टार्च, और कटने के बाद वो स्टार्च अपनी एकल इकाइयों में यानी ग्लूकोज में विघटित होकर के बदलता है। तो 2 अलग अलग पदार्थ बनने के कारण से हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अगला आता है हमारा जो पौध होते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी एक किस प्रकार का है? रासायनिक परिवर्तन है। यानी कैसे हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? अगला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे जो होते हैं वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं
और घूमे जड़ों द्वारा अवशोषित जल के द्वारा और सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाते हैं। पर्णहरित की सहायता से ग्लूकोज C6H12O6 ये क्या होता है, ग्लूकोज, और साथ में उत्सर्जित होती है ऑक्सीजन गैस। ये जो प्रक्रिया आती है पौधों के द्वारा ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का एक घटक तो हुआ, जो अभिकारक है वो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा अभिकारक है जल। इन दोनों में क्रिया होने के कारण जो सूर्य की सौर ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं ना कि जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो उत्पाद पहले कुछ थे, अभिकारक अलग भिन्न है और जो उत्पाद बना वो भी भिन्न है, एक नया पदार्थ बना है। इस कारण से हम प्रकाश संश्लेषण को एक रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। इसके बाद में अगला जो पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन है वह है हमारा, अगला जो परिवर्तन है वह है हमारा ओजोन गैस के अंदर। ठीक है, ओजोन परत का पराबैंगनी किरणों को रोकना, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, क्या होता है कि पृथ्वी पे चारों तरफ एक वायु की परत रहती है जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी में एक विशेष ऊंचाई के बाद एक ऐसी परत होती है जिसमें केवल ओजोन गैस होती है। मान लीजिए ये वह परत है, इस परत में कौन सी गैस है, ओजोन, O3 इसका सूत्र होता है। इस ओजोन गैस में क्या होता है, जो O3 ग्लूकोज यानी जो ऑक्सीजन का परमाणु है, 3 ऑक्सीजन के परमाणु जब मिलते हैं तो ओजोन का एक यौगिक बनता है। जो पराबैंगनी किरणें हैं ये O3 यानी ओजोन गैस है। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जब पराबैंगनी किरणें ओजोन गैस पर पड़ती हैं तो ये ओजोन गैस ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, ये तो क्या आ गया O2 यानी हमारी क्या आ गया ऑक्सीजन गैस जो हम सांस लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल बन गया। बड़ी कक्षा में हम जान पाएंगे, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक रसायन विज्ञान के अंदर एक बहुत ही क्रियाशील स्पीशीज है। ठीक है, एक बहुत ही क्रियाशील स्पीशीज है, बड़ी कक्षा में आप जान पाएंगे। तो ये क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है, इसको हम H न्यू से दर्शाते हैं। इसकी जो ऊर्जा है, ये पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस के जो अणु है वो अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद ये टूट करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं यहाँ अवशोषित इस प्रकार से होती है, यानी इनके अंदर जो ऊर्जा आती है, ऊर्जा के कारण ही, विशेष प्रकार की ऊर्जा होने के कारण ये हमारे लिए घातक है। तो ये यहाँ पे अवशोषित होगी ओजोन अणु के ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन के टूटने में। बाद में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है फिर ये बाद में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी और फिर क्या है, O3 बना दी। यानी ये क्रिया कैसे रहती है, ये वापस क्या करेगा, जुड़ेगा और जुड़ करके ये बना देगा। यानी एक साइक्लिक क्रम में चलता रहता है और इस क्रम में जो है ओजोन गैस जो है वो बार बार इस्तेमाल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उनको पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। तो ये हमारा क्या हुआ, ओजोन गैस का पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ऑक्सीजन में विघटित होना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि O3 से O2 बना, यानी रासायनिक संरचना बदल गई ना। अब हम अगला बात करते हैं जो है वो जंग लगना। कौन सा आएगा, अगला परिवर्तन है जंग लगना। किसको जंग लगना, वही लोहे पर जंग लगना। ठीक है, बहुत ही सामान्य उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। आप सभी ने देखा होगा, लोहा एक धातु है। जब लोहा वायु में ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है, जो जल वाष्प वायु में विद्यमान होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नमी। ये नमी युक्त स्थान पर जब कोई लोहे की वस्तु रखी जाती है उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। ये जो भूरे रंग की परत होती है इसे हम जंग कहते हैं। क्या होता है, लोहे का सूत्र क्या होता है, Fe। ये क्या होता है, लोहे का संकेत है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो वायु में विद्यमान ऑक्सीजन और जो जल वाष्प होती है जो वायु में विद्यमान है, जब लोहा ऑक्सीजन और जल वाष्प के संपर्क में आता है, जो इसको कहां से मिलती है, वायु से, तो ये क्या बनेगा, Fe2O3.XH2O। ये जो होता है ये जंग होता है। ठीक है, ये जंग का सूत्र है। कक्षा 7वीं के सत्र में केवल Fe2O3 इसको हमने जंग बताया गया है, लेकिन वास्तव में जो जंग का वास्तविक सूत्र है वो क्या है, Fe2O3.XH2O।
तो ये जब कोई भी लोहे की वस्तु वायु के संपर्क में आते हैं तो वायु में विद्यमान ऑक्सीजन और जल वाष्प के कारण से वो एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। यहाँ पे पदार्थ क्या है? Fe लोहा, और ये एक यौगिक बन गया। लोहा ये एक तत्व है और ये क्या है? Fe2O3 ये क्या है? एक यौगिक है, यानी ऑक्सीजन और आयरन के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना है। तो ये यौगिक होने के कारण से अलग पदार्थ है, इसलिए हम लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को भी एक रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। लोहा एक बहुत ही उपयोगी और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बहुत महत्वपूर्ण धातु है। तो लोहे पर जंग लगना, ठीक है, ये एक अवांछित क्रिया है। हम नहीं चाहते कि लोहे से बनी हुई वस्तुओं के ऊपर जंग लगे, इसीलिए क्या कहता है, लोहे को जंग से बचाना आवश्यक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें यह आवश्यक पता होना चाहिए कि जंग लगने के लिए वास्तव में किन किन घटकों की आवश्यकता होती है। देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन पहली शर्त क्या है? लोहे पर जंग लगने के लिए, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? आपका पेपर में ये प्रश्न हो सकता है, लोहा जो होता है उस पर जंग लगने के लिए कौन कौन सी घटक आवश्यक है या क्या शर्तें हैं, ठीक है? किन, तो देखिए 3 शर्तें हैं। अगर लोहा है वहां पे और साथ में क्या है, सॉरी लोहे को तो छोड़ दीजिए, लोहे की बात चली है। 2 शर्तें मान लीजिए, एक तो क्या आ गया? ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक तो क्या आ गया? ऑक्सीजन की उपस्थिति, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका नमी की उपस्थिति। नमी की उपस्थिति यानी नमी क्या होता है? H2O जल वाष्प, ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ उपलब्ध हैं तो ही लोहे पर जंग लगेगा, अन्यथा ये नहीं लगेगा। चलिए एक प्रयोग करते हैं, हम 3 प्रश्नाली लेते हैं। एक प्रश्नाली क्या है? A, ठीक है। हम इसमें क्या लेंगे? पानी लेंगे और इस पानी को उबाल लेंगे, उबले हुए पानी को लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है? उबला हुआ पानी। क्या हो गया? उबला हुआ पानी। जब पानी को उबालेंगे, पानी को इसी प्रश्नाली में डाल करके प्रश्नाली को गर्म करेंगे, पानी उबलने लगेगा। जब पानी उबलने लगेगा तो हम इसके ऊपर कॉर्क, उबल चुका होगा तब इसके ऊपर क्या लगा देंगे? कॉर्क लगा देंगे, ठीक है। कॉर्क लगा कर इसको सील कर देंगे अच्छे से वैक्स से, ठीक है। वैक्स की मदद से इसको सील कर देंगे और इसमें हम क्या लेंगे? 3-4 लोहे की बिल्कुल साफ कील लेंगे, साफ लोहे की कील, ठीक है। दूसरा क्या लेंगे? हम एक प्रश्नाली और लेंगे, प्रश्नाली बी। इस प्रश्नाली बी में हम कुछ से मात्रा, थोड़ी सी मात्रा में निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, CaCl2 इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यानी हम लेंगे निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? कुछ लोहे की ये जो कील है वो डाल देंगे और कॉर्क लगा करके इस कॉर्क को हम वैक्स की मदद से बिल्कुल टाइट, एयर टाइट कर देंगे, यानी इसके अंदर दोबारा हवा नहीं जाएगी। और ये तीसरा क्या लेंगे? हम एक तीसरे परत में हम सामान्य पानी लेंगे और इसके ऊपर किसी भी प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार से इसमें हम कोई भी चीज नहीं डालेंगे, सिर्फ लोहे की कील डालेंगे। देखिए प्रश्नाली में हम उबला हुआ पानी लेंगे और उसके बाद क्या है? इसके ऊपर क्या डाल देंगे? तेल। इसके ऊपर क्या डाल देंगे? ये तेल, ठीक है। जब पानी को उबाला जाता है तो पानी को उबालने पर पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वह गर्म होकर के ऑक्सीजन जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनकी जो कण है उनकी गति बढ़ जाती है। तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होगी वो सारी की सारी गर्म होने के कारण से क्या जल से बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। जिस प्रकार आपने देखा ना, उबलते हुए पानी से ऑक्सीजन बुलबुले निकलते हैं, किसके लिए होते हैं? ये घुली हुई ऑक्सीजन के। जब ये बुलबुले निकल जाएंगे तब हम क्या करेंगे? इसके अंदर, इस प्रश्नाली के अंदर उबलते हुए पानी में कुछ मात्रा में तेल डाल देंगे और तेल डालने का परिणाम ये होगा कि ये हल्का होने के कारण ये क्या है? पानी के ऊपर तैरने लगेगा और ऑक्सीजन को बाहर से वापस इसके अंदर दोबारा घुलने से रोकेगा। फिर उसके बाद हम इसको कॉर्क लगा देंगे, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से जो एनहाइड्रस यानी निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड है, निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड का एक गुण होता है कि इसको जहां भी नमी दिखाई देती है उस नमी को अवशोषित कर लेगा। इस प्रणाली में ये हमने कुछ टुकड़े लिए हैं किसके? निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड के, और साथ में हमने लिया है लोहे की कील। ये क्या है?
लोहे की नई कील यानी बिल्कुल साफ है ये, यहाँ भी है ये लोहे की कील और ये यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो वायु है इस गैस प्रणाली में, प्रणाली बी में जो वायु भरी हुई है, इस वायु में क्या है, कुछ नमी भी है। तो ये जो निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड हमने इस प्रणाली में लिया है और प्रणाली को वैक्स लगा के बंद कर दिया, तो इसमें विद्यमान जो वायु है, इस वायु में उपस्थित जो जल होता है वाष्प के रूप में है, उसको ये निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड अवशोषित कर लेगा और ये जो वायु है यहाँ, ये वायु कैसी हो जाएगी, जल रहित हो जाएगी। यहाँ पे जल वाष्प नहीं अनुपस्थित हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, ठीक है। और ये क्या है, साधारण जल है, ये क्या हमारा साधारण जल में ऑक्सीजन भी घुली हुई है और दूसरी बात क्या होता है, पानी की कम से नमी भी इसके अंदर है। तो हम देखते हैं कि प्रणाली ए और बी और सी तीनों को हमने एक ही टाइम पे इसके अंदर कुछ कीलें इसमें डाली, तो लगभग 4 से 5 दिन में, ठीक है, इससे कम, थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है समय, 2 या 3 दिन के बाद हम देखते हैं तो प्रणाली ए की कील के ऊपर जंग नहीं लगा हुआ है और प्रणाली बी की कील पर भी जंग नहीं लगा हुआ है और प्रणाली सी की जो कील है उसके ऊपर जंग लगा हुआ है। क्यों हुआ, मैं बता देता हूं। प्रणाली ए में उबले हुए पानी से जितनी भी ऑक्सीजन थी वो बाहर चली गई और ऊपर जो तेल की परत थी वो और ऑक्सीजन को इस जल में घुलने से रोकती है। तो यहाँ पर पानी होने के कारण नमी तो उपलब्ध है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित है। तो दोनों शर्तों का होना जरूरी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति भी जरूरी है और नमी की उपस्थिति भी जरूरी है। जब दोनों एक साथ उपलब्ध होंगे तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है। तो इसमें क्या हुआ, केवल नमी उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, तो वस्तु पर जंग नहीं लगा। दूसरा क्या आता है, एनहाइड्रस क्लोराइड यानी निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड ने वायु में से नमी को तो अवशोषित कर लिया। तो नमी को अवशोषित करने की वजह से जो वायु है उसमें ऑक्सीजन गैस तो है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस तो है, लेकिन जो जल वाष्प है वो उपस्थित नहीं है। तो जल वाष्प उपस्थित नहीं होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने के बाद भी इन कीलों पर जंग नहीं लगता। इसका कारण क्या हुआ, वही शर्त होगी जब दोनों एक साथ उपलब्ध होंगे, कौन, जल वाष्प यानी नमी यानी पानी जल वाष्प के रूप में और ऑक्सीजन। तो यहाँ केवल जल वाष्प की उपस्थिति अनुपस्थिति है और ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर भी जंग नहीं लगा। अब हम बात करते हैं तीसरी में, साधारण जल के अंदर डूबी लोहे की कीलें 3 से 4 दिन बाद या कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है समय, जंग पकड़ लेती हैं। इसका कारण क्या है, नमी जल में खुद से है, ठीक है, पानी में होने के कारण से पानी में नमी है। दूसरा जो ऑक्सीजन जो है जल में घुली होती है, जो जलीय जीव होते हैं जो ऑक्सीजन वो सांस लेने के लिए जल में कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी जल में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन घुल जाती है। तो ये जो साधारण जल हमने एक प्रणाली में लिया था इसमें दोनों उपस्थित है, ऑक्सीजन भी और उसके अंदर जल भी, जल के कारण से नमी उपस्थित है। इन दोनों के कारण से जो प्रणाली सी है इसमें रखी हुई कीलें जो है वो जंग खा जाती हैं। इस प्रकार से इस क्रियाकलाप के द्वारा हमने देखा कि जो जंग लगना है उसके लिए ऑक्सीजन का और जल वाष्प का एक साथ होना यानी जल का उपस्थित होना ही अनिवार्य है। दोनों में से एक भी कोई अनुपस्थित है तो जंग नहीं लगेगा। इसी जानकारी के आधार पर हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। कैसे, अब हम बात करते हैं कि लोहे की जो वस्तुएं हैं उनको जंग लगने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले है कि जो लोहे की वस्तुओं पर पेंट करना चाहिए। आपने देखा होगा, आपको घर पर भी ये क्रियाकलाप करते होंगे जाने अनजाने में। घर पर जितनी भी लोहे की वस्तुएं हैं हमारे, जैसे लोहे के दरवाजे हैं या ग्रिल आदि बने हुए हैं, उन पर हम पेंट करके रखते हैं। क्या होता है, हमने भी सीखा कि लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प इन दोनों का एक साथ उपलब्ध होना आवश्यक है। जब लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है तो जो पानी होता है वो लोहे के संपर्क में नहीं रह पाता, यानी जो पेंट की एक परत है वो लोहे के और जल के बीच में एक बैरियर का काम करती है, एक परत अवरोध का काम करती है और जल और जो लोहा है वो आपस में मिल नहीं पाते, इस कारण से उस पर जंग नहीं लगता। तो पहला उपाय ये है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर दिया जाता है। दूसरा उपाय है कि उन पर ग्रीस की परत या तेल की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक ये उसी तरह से है
पेंट कर देने से क्या होता है, एक लंबे समय तक ये पेंट जो है लोहे की वस्तुओं पर टिका रहता है। इसी कारण से क्या है, ये पानी को लोहे के संपर्क में नहीं आने देता और लोहा जंग लगने से बच जाता है। दूसरा, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है जहां पर पेंट लगाना संभव नहीं होता, जैसे कुछ मशीन के पुर्जे होते हैं, मशीन के पुर्जों में लगातार घर्षण होता रहता है। इस घर्षण के कारण क्या होता है कि जो पेंट होता है वो उसके ऊपर किया नहीं जा सकता। तो उसी को समझते हुए अगर इस प्रकार के कुछ व्यवस्थाएं हैं जहां पर लोहे के बने हुए मशीन के पुर्जों में घर्षण हो रहा है, वहां पर ग्रीस लगा दी जाती है या फिर तेल लगाया जाता है। आपने सुना ना, मशीन जो इंजन ऑयल होता है जिसको बोलते हैं मोबिल ऑयल, ठीक है, जब वो डाला जाता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर चिपक जाता है लोहे पर और फिर वो नमी और वायु को लोहे के संपर्क में नहीं आने देता। इस प्रकार से फिर वह लोहे के को जंग लगने से बचाता है। अगर आपने देखा लोहे पर क्रोमियम या निकेल या जिंक के परत चढ़ाना, क्रोमियम या निकेल होता है, अगर आपने देखा है जैसे हमारे साइकिल के जो हैंडल हैं, साइकिल हम जो चलाते हैं बाइसिकल, उसका जो हैंडल वो चमकदार चमकीले स्टील जैसा दिखाई देता है ना, वास्तव में वह स्टील नहीं है, उस पर क्या है, लोहे के ऊपर क्रोमियम या निकेल की पॉलिश की हुई होती है। यह पॉलिश जो होता है लोहे को वायु और जल के संपर्क में नहीं आने देती, इसलिए वह भाग जो होता है वो बहुत ही जंग से सुरक्षित रहता है। जो गाड़ी मोटरसाइकिल आदि के जो पहिए उनके जो रिम होते हैं उन पर भी आपने देखा वो बड़े चमकीले होते हैं, वो भी क्रोमियम या निकेल की पॉलिश होती है। अगला हमारा जिंक की परत चढ़ाना। कभी कभी आपने देखा है जो बिजली के जो बॉक्स होते हैं हमारे, जिन पे स्विच बॉक्स लगते हैं, वो बॉक्स अगर लोहे के बने होते हैं उनके ऊपर आपको एक हल्के से हरे रंग की परत दिखाई देती है। वह परत किसकी होती है, जिंक की परत। यानी कभी कभी क्या होता है, लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की मदद से। वो एक बड़ी प्रक्रिया है, बाद में बताएंगे। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना, उसको हम बोलते हैं यसद लेपन। लोहे की वस्तुओं पर जिंक की धातु की पतली परत को चढ़ाना यसद लेपन, ये इसको हिंदी में बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो ये थी हमारी विधियां जिससे हम लोहे की वस्तुओं को जो है जंग लगने से बचा सकते हैं। देखा आपने, समुद्र के अंदर जो लवण होता है, जो सामान्य पानी के संपर्क में आने पर भी जंग लगता है, लेकिन एक बात देखने के मिली है, अगर जल लवण युक्त होता है, यानी जल में नमक आदि जैसे कुछ लवण घुले हुए हैं, तो वह जंग लगने में अधिक सहायक होते हैं। यानी देखिए, दो चीजें लेते हैं, एक स्थिति ये है ए और ये स्थिति है दूसरी बी, ठीक है। यहाँ पर पानी के अंदर नमक जैसे लवण घुले हुए हैं और दूसरी स्थिति उसमें साधारण जल है, साधारण जल। सारी परिस्थितियां एक जैसी हैं, तापमान एक जैसा है। हम अगर लोहे की दो वस्तुएं लेंगे और नमक युक्त या लवण युक्त जल में डालेंगे और दूसरी स्थिति में एक साधारण जल में डालेंगे, तो हम देखते हैं कि लवण युक्त जो जल होता है, यानी नमक युक्त जल या दूसरे नमक भी एक लवण है, अनेक दूसरे लवण अगर पानी में घुले हुए हैं, तो वहां पर जो लोहे की वस्तु है वो जल्दी ही जो साधारण जल की तुलना में लोहे के ऊपर जंग का निर्माण करने में सहायक होती हैं। तो समुद्रों में जो समुद्रों का पानी होता है वो खारा होता है, लवणयुक्त होता है, इसलिए समुद्रों के जल में जो जहाज चलते हैं उनकी जो तली होती है वो किसके बनते हैं, लोहे की। तो उसकी लोहे की तली पर पेंट कर दिया जाता है। ये पेंट भी इसको जंग लगने से बचाता है, जो मैंने पहले बताया था कि पानी और उसके बीच में रहता है। दूसरा एक चीज मैं बताता हूँ आपको, एक प्रश्न मिलता है कि रेगिस्तान में रखी हुई लोहे की वस्तुओं की तुलना में समुद्री तट के निकट वाले स्थान पर लोहे की वस्तुओं पर अधिक जंग लगता है, क्यों? तो हम क्या लिखेंगे, देखिए रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में शुष्क होता है वहां की जलवायु, तो वहां की वायु में जल वाष्प की कमी होती है। जल वाष्प की कमी होने के कारण से जो रेगिस्तान के अंदर रखी हुई वस्तुएं हैं वो जल्दी से जंग नहीं पकड़ती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जंग लगने के लिए जल वाष्प और ऑक्सीजन का एक साथ उपलब्ध होना अनिवार्य है। तो रेगिस्तान में जल वाष्प की कमी होती है, इसीलिए रेगिस्तान में रखी हुई लोहे की वस्तुएं जो है वो अपेक्षाकृत कम जंग पकड़ती हैं, तुलना में किसके, समुद्री तट पर, क्योंकि समुद्री तट के नजदीक
जो स्थान होता है वहां पर वायु में जलवाष्प की अधिकता होती है, यानी वायु में अधिक नमी होती है, इसीलिए वहां पर रखी हुई लोहे की जो वस्तु रहते हैं वो जल्दी जंग खा जाती हैं, जल्दी जंग पकड़ लेती हैं। अब हमारा अंतिम और लास्ट वो टॉपिक है, वो है क्रिस्टलीकरण। मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, अब आता है हमारा क्रिस्टलीकरण। क्या होता है? किसी पदार्थ के संतृप्त घोल से उस पदार्थ के क्रिस्टलों का निर्माण करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यानी क्रिस्टल क्या होता है, आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं, अच्छे से तो बड़ी कक्षा में समझिएगा। जैसे आपने मिश्री देखा, मिश्री की आप एक टुकड़े को जब देखेंगे तो उसमें विशेष प्रकार की शेप लिए हुए मिश्री के टुकड़े होते हैं। ये क्या है? मिश्री की क्रिस्टल हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कुछ पदार्थ होते हैं वो क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल क्या होता है? ये बड़ी कक्षा का विषय है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि दाने से बनते हैं एक विशेष प्रकार की एक अणुओं की या परमाणु की व्यवस्था से। यहाँ क्या होता है कि संतृप्त घोल से उस पदार्थ के क्रिस्टलों का निर्माण करना वो क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं संतृप्त घोल। ये देखिए, समझने वाली बात क्या है? संतृप्त घोल क्या होता है? जैसे हम पानी लेते हैं, पानी के अंदर हम क्या करेंगे? नमक को घोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो मैंने आपको मिश्री का उदाहरण दिया था, पसंद था। पानी लेंगे, पानी के अंदर हम चीनी को घोलना शुरू करेंगे, चीनी घुलती रहेगी तो ये क्या बनेगा? चीनी का जलीय घोल। हम पानी को उबालते रहेंगे और उसके अंदर चीनी डालते रहेंगे, चीनी लगातार उसके अंदर घुलती जा रही है। फिर एक ऐसा समय आएगा जब उबलते हुए उस पानी के अंदर चीनी और नहीं घुलेगी। जब हम इसको ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे कि ठंडा होने के बाद, ठीक है, जो ये पानी है इसके अंदर छोटे छोटे चीनी के दाने फिर दोबारा दिखाई देने लगते हैं, बिल्कुल बारीक। ये क्या है? चीनी की क्रिस्टल। ये प्रक्रिया आते हैं। तो यानी जब किसी घोल में एक निश्चित तापमान पर निश्चित मात्रा के एक घोल में और अधिक कोई विलेय घुलना बंद कर देता है, यानी कोई और पदार्थ जो घुल रहा था अभी तक वो घुलना बंद हो जाए, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं संतृप्त घोल। यहाँ पे हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है कि आप कॉपर सल्फेट CuSO4 की क्रिस्टल कैसे बनाएंगे। इसके लिए क्या होता है कि हम एक बीकर लेंगे, हमने उस बीकर को लिया और उसमें हमने क्या लिया? 100 ml जल लेंगे। ठीक है, उसके अंदर पानी डाल दिया। उस पानी को डालने के बाद उसके अंदर हमने उसको कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देंगे। पानी लेंगे, उसके अंदर कुछ बूंदे ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालेंगे और फिर हम इसको गर्म करेंगे। जब पानी उबलने लगे बीकर के अंदर, ठीक है, इसको बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे प्रयोगशाला में। और जब ये गर्म होना शुरू हो जाए तब हम इसमें बारीक पिसे हुए कॉपर सल्फेट के चूर्ण को डाल देंगे, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। तो उबलते हुए चूर्ण को धीरे धीरे डालकर घोलते रहेंगे। जब उबलते जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण घुलना बंद हो जाए तब हम इस विलयन को सावधानी से फिल्टर पेपर की मदद से छान लेंगे और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को बना हुआ साफ साफ देख सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, पानी का एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने पानी, एक कांच का एक बीकर लिया, कांच के बीकर में हमने पानी लिया, कितना? 100 ml। आप कितना भी ले सकते हैं, मैंने तो सुविधा के लिए बताया कि एक माप लेके चला हूं 100 ml। आप उसके अंदर बारीक पिसा हुआ जो कॉपर सल्फेट का चूर्ण है डालेंगे। उबलते हुए पानी के अंदर वो पानी कॉपर सल्फेट घुलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे डालते रहेंगे और उसको हिलाते रहेंगे। एक ऐसी अवस्था आएगी जब कॉपर सल्फेट जो है वो जल में घुलना बंद हो जाएगा। हम थोड़े थोड़े डालेंगे ताकि फालतू शेष ना बचे। और जब ये घुलना बंद हो गया तब हमने इसको क्या किया? फिल्टर पेपर की मदद से, ठीक है, एक फिल्टर पेपर की मदद से हमने कौन लिया और इसको हमने छान लिया। जब हमने इसको छान लिया तो हम देखेंगे, जब हम इसको ठंडा करेंगे छानने के बाद, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर कुछ इस प्रकार के संरचनाएं बन गई। पहले तो ये विलयन था, अब ये विलयन जब ठंडा हुआ तो इस विलयन में कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल बने हुए हैं। ये क्रिस्टल किसके बन गए? कॉपर सल्फेट के। किसके बन गए? ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए ये, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना सकते हैं। तो एग्जाम में आपको पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, तो ये हमारी परिभाषा रहेगी कि किसी पदार्थ के संतृप्त घोल से उस पदार्थ के क्रिस्टल को बनाना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। और किस प्रकार बनाए जाते हैं ये मैंने आपको प्रक्रिया बताई है। इसी के साथ ये हमारा पाठ जो होता है ये पूरा होता है।
इस पाठ का अध्याय जो है यानी अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है वो अविशेष बचते हैं। ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिनके आप उत्तर नहीं जान पाते हैं उनके उत्तर मैं फिर दूंगा आपको, और नए वीडियो के साथ जिसमें हम इस पाठ के सभी अभ्यास के प्रश्नों को फिर एक बार समझते हुए पढ़ेंगे। तब तक इंतजार कीजिए, और उससे पहले तीनों वीडियो को देखने के बाद इसको अच्छे से समझिए पाठ को, और अपने आप प्रयास कीजिए सभी अभ्यास के जो प्रश्न है उनके उत्तर देने का। अगर आप दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसका मतलब मेरा आपको पढ़ाना सार्थक हुआ। और अगर आपको कोई कठिनाई अनुभव होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आपको मिलता हूं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।